जम्मू कश्मीर में टेरर नेटवर्क पर एनआईए का एक्शन। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर टेरर नेटवर्क पर एनआईए का एक्शन। जम्मू कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर घाटी में एनआईए की रेड। पुलवामा शोपियां में मौलवी इरफान के घर छापा। आतंकी आरिफ के घर पर भी एनआईए की रेड पड़ी है। बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर टेरर नेटवर्क पर एनआईए का एक्शन तेज होता हुआ एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर घाटी में एनआईए की रेड। पुलवामा शोपियां में मौलवी इरफान के घर छापा डाला गया है, तो आतंकी आरिफ के घर पर भी एनआईए की रेड हुई है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर लगातार एनआईए कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए की रेड। पुलवामा शोपियां में मौलवी इरफान के घर छापा मारा गया है। आतंकी आरिफ के घर पर भी एनआईए ने रेड डाली है और तथ्य जुटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए ये तमाम संदिग्ध जिनको लेकर कार्रवाई करती हुई एनआईए और रेड यहां पर की जा रही है। पुलवामा शोपियां में मौलवी इरफान के घर पर छापा मारा है, तो आतंकी आरिफ के घर पर भी एनआईए की रेड पड़ी है। तो टेरर नेटवर्क पर एनआईए का ये प्रहार, लगातार एक्शन लिया जा रहा है और पुलवामा शोपियां में मौलवी इरफान के घर छापा पड़ा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता रमन सैनी का। रमन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो 10 तारीख को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो अपने हाथों में ले ली थी और उसके बाद एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि लगातार 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आज अब इस जांच का दायरा जो है वो बढ़ाया गया है। जिस तरीके से एनआईए की रेड जो है वो जम्मू कश्मीर समेत लखनऊ में करीबन 8 जगहों पर रेड जो है वो चल रही है, जहाँ लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए की टीम पहुंची है। उनके घर वालों, उनके परिवार वालों से बातचीत चल रही है। उनके घर में जो मौजूद उनके पर्सनल डिजिटल डिवाइसेस से, जो कंप्यूटर से, जो लैपटॉप से, उनको सीज किया गया है। और उसके बाद अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी में भी शोपियां से लेकर अनंतनाग, कुलगांव और पुलवामा में जो है वो रेड्स की जा रही हैं। डॉक्टर अदील हो गया, डॉक्टर मुजम्मिल हो गए, डॉक्टर उमर हो गए, इन सबके घर पर जो है वो एनआईए की टीम पहुंची है। एक आतंकी जासिर बिलाल वानी था जो काजीकुंड का रहने वाला है। उसी तरीके से मौलवी इरफान अहमद वागे जो शोपियां के नाडी गांव इलाके के रहने वाले हैं, जो सबसे पहला लिंक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों इस व्हाइट टेरर मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद का जो पनप रहा था देश के अंदर, उसमें सबसे पहला अगर कोई सिरा हाथ में आया था तो वो मौलवी इरफान अहमद वागे के रूप में ही जो है वो जम्मू कश्मीर के पुलिस के हत्थे चढ़ा था। उसके बाद डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन के बाद तमाम वो पूरा नेटवर्क जो है उसका भांडाफोड़ किया गया था। तो आज सुबह 6 बजे से ही लगातार जो है वो डॉक्टर इरफान, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, इन सब के घर पर जो है वो छापेमारी की जा रही है और इनके घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है। दरअसल जो चीजें इन्होंने अपने बारे में एनआईए की पूछताछ में दिल्ली के अंदर बताया है, उसको अब कहीं ना कहीं क्रॉस चेक इनकी फैमिली वालों से बातचीत कर कर की जा रही है। इनके घर में जो मौजूद इनके डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको खंगाला देखा, उनको सीज किया गया है। अब उनका डाटा जो है वो खंगाला जाएगा। उनमें से बहुत सारा ऐसा डाटा होगा जो इन्होंने डिलीट कर किया होगा। उस डंप डाटा को जो है वो खंगाला जाएगा जो इन्होंने अपने लिंक एस्टेब्लिश किए हैं, क्योंकि अब आने वाले दिनों में इसकी बाकायदा चार्जशीट जो है वो एनआईए कोर्ट के अंदर एनआईए को पेश करनी होगी। तो उससे पहले एक एक सबूत को जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, एक एक छोटी छोटी कड़ी को जो है वो जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक छोटे से ही सुराग पर जो है वो इतने बड़े टेरर मॉड्यूल का जो है वो भांडाफोड़ हुआ है। जब नौगाम के अंदर जो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए गए थे, उसी से ये पूरा का पूरा नेटवर्क मॉड्यूल जो है व्हाइट कॉलर डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का, वो कहीं ना कहीं सामने आया है। तो एनआईए कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई जो है वो लापरवाही नहीं बरतना चाहती है और इसीलिए एक एक छोटी छोटी चीजों को जो है वो बारीकी से परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है। हर व्यक्ति जिसका ऊपर शक होता, चाहे वो परिवार वाला हो, चाहे उनका यार दोस्त हो, चाहे उसका किसी तरीके से फोन पर उनसे कोई बातचीत हुई हो या फिर उनका किसी तरीके से कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का लेन देन हुआ, उन सब से पूछताछ कर कर उन सबको बुलाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में आज 8 जगहों पर ये रेड जो है वो चल रही है, जिसमें 7 जगह तो कश्मीर घाटी की 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और एक जो है वो लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर जो है वो रेड की जा रही है। डॉक्टर शाहीन का जो घर है वहां पर उनके भाई रहते हैं, उनके भाई से भी पूछताछ हुई है, उनके घर वालों से भी पूछताछ हुई है और उसके बाद टीम वहां से जांच करने के बाद अब निकल चुकी है, लखनऊ से जो है वो निकल चुकी है डॉक्टर शाहीन के घर से। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो चाहे शोपियां में मौलवी इरफान का घर हो, काजीकुंड में डॉक्टर अदील या फिर जसीर बिलाल वानी का घर हो या फिर डॉक्टर आमिर का घर हो जो अवंतीपुरा में रहता है या फिर डॉक्टर मुजम्मिल का घर हो, डॉक्टर उमर का घर हो, इन सब जगहों पर लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। पूरे घर को
खंगाला जा रहा है, कहीं घर में कोई हाइड आउट तो नहीं बना हुआ था, कहीं घर में कोई ऐसी चीज ऐसी वस्तु तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अदील के घर आपको याद होगा कि डॉक्टर अदील का जो लॉकर था जीएमसी अनंतनाग में, वहां से AK-47 मिली थी। तो घर में और किसी तरीके का कोई हथियार, कोई ऐसा विस्फोटक, कोई ऐसा लिंक तो नहीं मौजूद है जो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं खतरा साबित हो सकता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो खंगाली जा रही हैं और एनआईए बारीक से बारीक चीज पर भी जो है वो नजर बनाए रखी हुई है और लगातार हर एक पहलू पर जांच जो है वो एनआईए की जारी है। जी गीतू। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ नासिर भी जुड़ गए हैं कश्मीर से। नासिर, तो देखिए एनआईए लगातार एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पर अगर हम बात करें मौलवी इरफान के घर पर, तो पुलवामा और शोपिया में भी छापेमार कार्रवाई की गई है। क्या जानकारी यहाँ से मिल रही है नासिर? जी देखिए, बिल्कुल ये तो मौलवी इरफान के घर पे या डॉक्टर मुजम्मिल के घर पे छापेमारी आज सुबह से ही हो रही है। हमें जो सूत्र के हवाले से खबर मिल रही है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्पेशली जो सोशल मीडिया, उनके घर वाले या उनके जो फ्रेंड सर्कल है, उन्होंने जो सोशल मीडिया यूज किया उसको खंगाला जा रहा है। और जो ट्रांजेक्शन हुई है, चाहे टर्की की बात करें, टर्की का नाम भी सामने आ रहा है। जब हमने देखा कि रैली बलाश का केस उसके बाद ही टर्की का नाम भी जो सामने आया, तो वहां पे भी वो चीजें भी खंगाली जा रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, शोपियान, कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग के साथ साथ लखनऊ में भी जो रेड जो है बिल्कुल अभी जारी है। सुबह सवेरे ही शोपियान में सबसे पहले डॉक्टर मुजम्मिल के घर पे, उसके बाद डॉक्टर उमर और उसके साथ डॉक्टर अदील के घर पे भी जो है छापेमारी हो रही है। जो भी लिंक्स है, जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन है, स्पेशली डॉक्टर उमर के साथ जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग हैं, उनको उनसे ज्यादा पूछताछ की जा रही है। बने रहिए रमन, आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा इस खबर से हम रूबरू करा देते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी की गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी, एनआईए का टेरर नेटवर्क पर बड़ा एक्शन। तो आतंकी शाहीन के घर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। यूपी के लखनऊ में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और यहां दिल्ली बम विस्फोट के आरोपियों में से एक डॉक्टर शाहीन के घर पर एनआईए ने रेड की है। बता दें कि पूछताछ में पता चला था कि आरोपी डॉक्टर शाहीन विदेश में बसने के सपने देख रही थी, इसलिए वो आतंकी नेटवर्क में शामिल हो गई थी। बम धमाका होने से पहले वो वीजा बनवाकर देश से भागने की फिराक में थी और इस ब्लास्ट को एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जोड़ा गया है, जिसके चलते 1 दिसंबर को एनआईए ने ये कदम उठाया है। दिल्ली धमाके से 7 दिन पहले उसने पासपोर्ट का सत्यापन करवाने के लिए आवेदन भी किया था। तो सूत्रों का कहना है कि बीते गुरुवार को एनआईए की टीम उसे धौज गांव स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर आई थी, जहां उसके लॉकर की जांच की गई थी और इस दौरान अरब देशों की मुद्रा भी मिली थी। तो वहीं सोने के आभूषण भी बरामद किए गए थे। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वो अरब देशों में भागने की फिराक में थी। ये बहुत बड़ा खुलासा है लखनऊ से खबर, जहां पर डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी की एनआईए ने और लगातार कई खुलासे सामने आ रहे हैं कि वो विदेश भागने की फिराक में थी, अरब देशों के संपर्क में थी और तमाम तरह के अब जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से लॉकर से सामान निकल कर आया, उससे ये पता चलता है एक बहुत बड़ा एक तरह से अमाउंट भी यहां से मिला है। तो बहुत कुछ चल रहा था डॉक्टर शाहीन के दिमाग में। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, मेरी सहयोगी रितु जुड़ गई है न्यूज रूम से। रितु, तो यहाँ पर ये मानिए कि डॉक्टर शाहीन भागने की फिराक में थी, वो चाहती थी कि समय रहते विदेश भाग जाए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा गीतू, और ये प्लानिंग पहले से ही रेडी कर ली गई थी। जो टेरर लिंक को लेकर के बात सामने आ रही है, उस टेरर लिंक में प्लान भी यही था उसका। ये था कि सीधे तौर पर अगर पकड़ा जाए उससे पहले ही यहाँ से रफू चक्कर देश छोड़ करके भाग जाया जाए। लेकिन अब जो सामने आ रहा है, शाहीन के अड्डों को खंगाल लिया है लखनऊ में, राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और वहाँ पर सीधे तौर पर इस टेरर लिंक को लेकर के जो कनेक्शन सामने आया था उसको लेकर जानकारी मिल रही है। वहाँ से कई ऐसी चीज़ें मिली भी है जिनको अब संदेह के घेरे से देखा जा रहा है और आगे तफ्तीश जब एनआईए बढ़ाएगी, इसमें और भी चीजें, जानकारियां जो है जो फ्लोट अभी हो रही हैं, वो आगे भी स्पष्ट हो पाएंगे। फिलहाल की अगर बात करें, इस टेरर नेटवर्क में सबसे जो ऊपर नाम सामने आया था, नंबर 1 वांटेड में सामने आया था, वो था डॉक्टर शाहीन। शाहीन ही वो महिला थी जो कहा जा रहा है पाकिस्तान से सीधे सीधे ताल्लुक बैठाया करती थी, दोनों के बीच में समन्वय बनवाया करती थी। और ऐसे में ये जो रेड हुई है लखनऊ में इस वक्त बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि शाहीन के तार जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अल-फलाह से भी कनेक्शन रखती है, पाकिस्तान से भी कनेक्शन रखती है। कनेक्शन जैश मोहम्मद से सीधे सीधे उसकी बहन से रखा गया। तो ऐसे में शाहीन का जो कहा जाए कनेक्शन है, शाहीन के घर पर या इस तरीके से एनआईए की रेड के जरिए शाहीन के घर से क्या कुछ मिलता है, वो अपने आप में सबसे पहला प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्रमाण के तौर पर निकलने वाला है। गीतू, बिल्कुल, और हमारे साथ नासिर भी
और रमन भी लगातार बने हुए हैं। रमन, देखिए जिस तरह से अब लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई और इसमें कुल मिलाकर शाहीन को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है, बड़ा खुलासा ये भी होता है कि अरब देशों से भी उसका कनेक्शन पाया गया है। देखिए गीतू, डॉक्टर शाहीन का जो अगर हम देखें तो इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी जो है वो डॉक्टर शाहीन के द्वारा ही रची गई थी, क्योंकि डॉक्टर शाहीन सीधे जैश ए मोहम्मद का जो वुमेन विंग है जमात अल मोमिनात उसके साथ जुड़ी हुई थी और अजहर मसूद की बहन के साथ सीधा उसका बातचीत जो है एक एनक्रिप्टेड ऐप के जरिए जो है वो लगातार हो रहा था। और इसमें अगर हम देखें तो डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड भी जो है वो बताई गई है, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन कहीं ना कहीं दंपति की तरह वहां रहते थे और इस पूरे एक दंपति के रूप में पूरे टेरर मॉड्यूल को जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की उनकी कवायद थी। और जिस तरीके से उनके पासपोर्ट और वीजा को लेकर जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि वो कहीं ना कहीं दुबई भागने की उनकी तैयारी थी, यानी कि सऊदी अरब भागने की उनकी तैयारी थी। और जो जिस तरीके से जो 6 दिसंबर का पहले उन्होंने कहीं ना कहीं टारगेट फिट किया था कि 6 दिसंबर को दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में बड़े ब्लास्ट करने के बाद वो वहां से भागने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही ये पूरा का पूरा टेरर मॉड्यूल जो है डॉक्टर अदील के गिरफ्तारी के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये दिल्ली ब्लास्ट जो उमर द्वारा कराया गया है वो आनन फानन में जिस तरीके से वो पूरा ब्लास्ट हुआ और उसके बाद सारी कड़ियां जो है एक एक कर कर मिलाना शुरू किया गया, तो ये मालूम चला कि जो डॉक्टर शाहीन है ये बहुत खूंखार अपने तरह के अगर हम देखेंगे तो आपराधिक मानसिकता की भी एक अच्छे महिला नहीं थे, यही माना जाए रमन, और भी बहुत कुछ बड़ा कर सकती थी। हमारे साथ नासिर भी लगातार जुड़े हैं। नासिर, ये देखिए कि अगर डॉक्टर शाहीन विदेश भागने की फिराक में थी, खासतौर से अरब देशों में ये जाना चाहती थी, तो क्या ये वहां बैठकर वहां से इस मॉड्यूल को ऑपरेट करती? ये भी संभावनाएं लग रही हैं। ये तो देखिए हमने पहले ही कहा कि इनका जो सपोर्ट, लॉजिकल सपोर्ट, जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था वो फॉरेन कंट्री से मिल रहा था, चाहे हम टर्की की बात करें, सऊदी अरबिया की बात करें या यूएई की बात करें या स्पेशली अफगानिस्तान की बात करें। आपने रिसेंटली हमने देखा कि बटा मालू से एक जो उमर है उसको भी गिरफ्तार किया गया, तुफैल को गिरफ्तार किया दिल्ली ब्लास्ट के केस में। उसके कॉन्टेक्ट जो निकले हैं वो अफगानिस्तान के निकले हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के संपर्क में वो लगातार था। उसके बाद जिन आतंकियों ने 1990 के दशक में यहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया था उनके घर पे भी छापेमारी हुई, तुफैल उनके कॉन्टेक्ट में था जिन्होंने 1990 के दशक में एलओसी क्रॉस किया था और उनके घर वालों को जो है उनके बच्चों के साथ बबार कराने में वो माहिर माना जाता था। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास सोर्स के हवाले से मिल रही है, क्योंकि उनके घरों को भी जो है एनआईए और एसआईए ने जो है खंगाला गया। कई सारे डाउनटाउन के एरियाज ऐसे है, चाहे हम हबकरल की बात करें या डाउनटाउन के नवाटा इलाके की अगर बात करें, उन एरियाज को भी खंगाला गया। कहीं ना कहीं से साफ लगता है, साफ समझ ये बात होती है कि जो भी इस मामले में जुड़े हुए, उमर की बात करें, इरफान की बात करें, तुफैल की बात करें, शाहीन की बात करें, इनके कॉन्टेक्ट जो है फॉरेन कंट्रीज में थे जहां से इनको लॉजिकल सपोर्ट मिल रहा था। और जो ऐप, चाहे हम टेलीग्राम की बात करें या हम सिग्नल की बात करें, वो कॉन्टेक्ट जो इनके टर्की के थे और टर्की से इनका चैट जो है टर्की में चल रहा था, क्योंकि टर्की एक ऐसा देश है जहां पे अभी भी कश्मीर घाटी से 1990 के दशक में जिन्होंने एलओसी क्रॉस किया था, जो टीआरएफ का नेटवर्क वहां पे संभाल रहे थे, वो इस वक्त टर्की में मौजूद है। मुश्ताक बाबा की बात करें, सजाद गुल की अगर हम बात करेंगे, वो भी फॉरेन कंट्री से टीआरएफ का नेटवर्क जो है स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। का कनेक्शन, खासतौर से अरब देशों का कनेक्शन रमन यहाँ पर दिख रहा है और सीधे तौर पर ये माना जाए ये कोई छोटी साजिश नहीं थी। इसमें कई ऐसे देश हैं जो इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, चाहे फंडिंग का मामला हो, चाहे शरण देने का मामला हो। और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में एनआईए की रेड्स चल रही हैं, क्या माना जाए, क्या यहाँ पर एलईटी से कनेक्शन का जो सबूत है वो भी जुटाया जा रहा है? देखिए निश्चित रूप में ये पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है वो जैश ए मोहम्मद का एक मॉड्यूल था और जिस तरीके से डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल जो हैं वो बाकायदा कतर भी गए थे और वहाँ पर बाकायदा उनकी बैठक जो है वो कुछ आतंकी संगठन जो जैश ए मोहम्मद से थे उनकी साथ मुलाकात हुई थी। और आईएसआई ने ही बाकायदा अल फलाह यूनिवर्सिटी को एक सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इन सभी डॉक्टर को जो है वो निर्देश दिए थे। ये सभी डॉक्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं जो पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पाकिस्तान के आईएसआई और जैश ए मोहम्मद का जो हैंडलर्स हैं के साथ एनक्रिप्टेड ऐप के जरिए पूरी तरीके से लिप्त नजर आ रहे थे, क्योंकि जो फोन का डाटा निकल कर आ रहा है, जो डंप डाटा खंगाला जा रहा है, उससे जो संकेत मिल रहे हैं वो सीधे तौर पर यही है कि बहुत बड़ी साजिश जो है वो देश को दहलाने के लिए जैश ए मोहम्मद ने रची थी। क्योंकि हालांकि ये तैयारी जो है वो जैश ए मोहम्मद की आज से नहीं, करीबन 2 साल से, क्योंकि डॉक्टर शाहीन ने भी अपने पूछताछ में बताया कि करीबन 2 साल से वो इस तरीके के विस्फोटक को यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी बीच में आपने देखा कि अप्रैल महीने में बाइसन घाटी
में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, तो बहावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का अड्डा था उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वहीं मरकज का इलाका जो था, मरकज तोयबा का, वहां पर लश्कर तोयबा को नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं उनको संभलने में थोड़ा टाइम लगा। और इसी बीच में जो है वो डॉक्टर का ये पूरा मॉड्यूल जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ऑपरेट कर रहा था, वो बदला लेने की इच्छा से उन्होंने 6 दिसंबर का समय जो है वो तय किया था। और 6 दिसंबर को एक बहुत बड़ा आतंकी हमला देश के अंदर हो सकता था, जिसे जांच एजेंसियों ने समय रहते हुए विफल कर दिया और दिल्ली में उमर एक ब्लास्ट करने में जरूर कामयाब हुआ, जिससे जो है वो नुकसान बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अल-फलाह के चेयरमैन की कोर्ट में पेशी होने जा रही है। अल-फलाह के चेयरमैन की कोर्ट में पेशी, दिल्ली साकेत कोर्ट में सिद्दीकी की पेशी होने जा रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, अल-फलाह के चेयरमैन की कोर्ट में पेशी, दिल्ली साकेत कोर्ट में सिद्दीकी की पेशी आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अल-फलाह के चेयरमैन की कोर्ट में पेशी और दिल्ली साकेत कोर्ट में से पेश किया जाएगा। आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा सिद्दीकी। कई बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। अल-फलाह के चेयरमैन की कोर्ट में पेशी होने जा रही है। तो कई मामलों में ये पाया गया है, एक तरह से ये मानिए कि चेयरमैन भी कहीं ना कहीं बाहर विदेशी कनेक्शन से जुड़ा हुआ है और अपने बेटे को फायदा पहुंचाने की बात भी यहाँ पर कही जा रही थी।